स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। मैं एनसीईआरटी कवर करते हुए चलूँगा और ये वन शॉट पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन होगा। जिसने पार्ट 1 देख रखा है उसको सब समझ आ जाएगा। पार्ट 1 जिसने देखा है उसको पता है 10 मिनट्स देखोगे तो आपके 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाती है उससे। तो बिना देखे जज मत करो, पहले 10 मिनट्स देखो लेक्चर को, फिर जज करना कि ये लेक्चर सफिशेंट है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ज़्यादा बातें करने में बिलीव नहीं रखता, काम चालू करता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पाई अल्फ़ा एंड इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब एक बात समझो कि इथेन क्या होता है। इथेन बेसिकली आप इथेन में आपके क्या होता है, इथेन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। तो एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम CH3 से लिखते हैं। इथीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो एक कार्बन आपकी क्या है 3 वैलेंसी शो करती है। तो इधर 3 हाइड्रोजन लगा, इधर ऑलरेडी मैंने 2 डबल बॉन्ड लगा दिया है, तो इसलिए मेरे को हाइड्रोजन भी 2 ही लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसका क्या फॉर्मूला बन के निकलता है CH2। इथाइन का क्या फॉर्मूला बन के निकलता है। अब इथाइन में आपके इथाइन का क्या मतलब होता है, 3 हो मतलब 3 बॉन्ड, तो इसलिए आपका ये पे फॉर्मूला बन के निकलता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होगा डबल बॉन्ड, आइन का मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज़ याद रखना, जब आप एक सिंगल बॉन्ड देखते हो तो एक सिंगल बॉन्ड में आपको एक सिग्मा और 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। जैसे मैंने एक डंडी बनाई यहाँ पे, ये जो डंडी बनाया हुआ है इधर आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, तो एक 2 डॉट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक डंडी पर आपको 2 डॉट दिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डंडी में आपको 4 डॉट दिखे तो 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 डंडी में 1 2 3 4 5 6 डॉट दिखेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये सवाल अगर आ गया कि एक डंडी मतलब आपके इथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डॉट है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक सिग्मा होगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 0 पाई आपको देखने को मिलेगा, तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, जो आपको डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब सवाल देख लो नीट के PYQ में क्या आया था। तो ये एक सवाल है CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। देखो 1 2 3 4 दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। अब देखो कार्बन में अगर आपको एक डबल बॉन्ड दिख गया, कार्बन में क्या दिखा, एक डबल बॉन्ड, तो आपको उसको sp2 बोलना है। ठीक है, ये याद रखो, कार्बन में एक डबल बॉन्ड दिखेगा sp2। कार्बन में मैंने 2 डबल बॉन्ड डाला, मतलब 2 डबल बॉन्ड, 2 बार डबल बॉन्ड अगर कार्बन के पीछे और आगे, कार्बन के पीछे और आगे आपको 2 डबल बॉन्ड दिखे तो उसको sp कहेंगे। सेम तरीके से कार्बन में 2 डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट आ जाए तो भी हम उसे sp कहेंगे। अगर कार्बन में 0 ही डबल बॉन्ड है तो उसको sp3 कहेंगे, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे कैसे, देखो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका होता है, पहले मैंने इसको खोल के लिख लिया, तो ये CH C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। देखो कार्बन के साथ आगे पीछे देखो कितने बॉन्ड जुड़े हैं, आगे 3 बॉन्ड जुड़ा है, पीछे 1 बॉन्ड जुड़ा है, तो हमने 3 बॉन्ड वाले को पकड़ना है। तो 3 बॉन्ड अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो मैं इसको क्या कहूँगा, sp कहूँगा। इस कार्बन के साथ देखो इसके साथ भी 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो मैं इसको sp कहूँगा। इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो मैं इसको sp कहूँगा। इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड जुड़ा है sp कहूँगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, sp। सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp। सेम एक और सवाल देखो कि ये भी आपका CH2 है, ये CH, ये C है और ये CH है। ठीक है, तो इसको अगर मैं खोल के लिख दूँ तो ये H2 है तो 2 H है, ये CH है तो C के पास सिर्फ एक H लगेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये C के साथ एक H जुड़ा हुआ है। अब इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा, पहले वाले कार्बन के साथ देखो कितने बॉन्ड है, मुझे पहले वाले कार्बन में एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो मैं डबल बॉन्ड वाला जो ज़्यादा होता है ना उसको हमें पकड़ना होता है, चाहे लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो या राइट साइड पे ज़्यादा हो। तो C के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैं इसको sp2 कहूँगा। इस C के साथ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp2 कहूँगा। इस C के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैं इसको sp कहूँगा। इस C के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है sp कहूँगा। तो कितना आसान है हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना आसान है। तो इसी तरीके से नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो,
एक CH2 है, CH है, CaE मैंने होमवर्क लिखा हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये C के साथ एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड अगर एक C के साथ लगा हुआ है तो क्या मैं डबल बॉन्ड को क्या कहा करता था, डबल बॉन्ड को sp2 कहा करता था। कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसको sp2 कहते हैं। इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड लगा है तो ये वाला कार्बन भी sp2 होगा। इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये आपका sp होगा। इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये आपका sp होगा। तो ये होमवर्क मैंने बता दिया, इसको खुद से भी सॉल्व कर लेना। ये वाला सवाल देख लो, ये कार्बन है, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड, चारों और सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, चारों और सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने क्या कहा था sp3। CH के साथ इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp2। ये CH के साथ इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp2। ये CH के साथ इधर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना मतलब सिग्मा अल्फा इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाए आप वो सीख चुके हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन का क्या, sp है, sp का क्या मतलब होता है, एक s और एक p। तो एक s और एक p दो है ना, तो इसलिए ये दो बॉन्ड दिखाएगा। spp sp2 का क्या मतलब होता है, दो बार p आता है, तो spp का क्या मतलब होता है, तीन बॉन्ड। sp3 का क्या मतलब होता है, spp इसका मतलब हो गया चार बॉन्ड। तो sp आपका दो बॉन्ड दिखाएगा, sp2 आपका तीन बॉन्ड दिखाएगा, sp3 आपका चार बॉन्ड दिखाएगा। अब एक चीज़ समझो, आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन में आप देखो हेलिना की रब से फरियाद करके आप टेबल में बेरिलियम मैग्नीज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजरीन थैला, और ये होता है आपका कैल्शियम। तो इस तरीके से आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि पीरियोडिक टेबल जो है वो ऑर्गेनिक में कम यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे जितना हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ रही है उतना मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही करके आपको ग्रुप 1 से ग्रुप 8 तक के पीरियोडिक टेबल याद होने चाहिए। ग्रुप 8 आपका हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है, नियॉन आर्गन, ठीक है, वो हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये हो गया ग्रुप नंबर 6 उससे टेपो, तो एक होता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, ठीक है। तो ऐसे आपको नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, तो NP, तो ये से आपको ग्रुप निमोनिक्स के थ्रू याद करना है, कैसे भी याद करना है आप याद कर लेना, तो ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सवाल बना ले जाएंगे। अब आपको सीखना पड़ेगा कि ये आपका ग्रुप है, ग्रुप वन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 4 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको याद हो गया। अब देखो, अब आपको समझना है सेंट्रल एटम किससे कहते हैं, साइड एटम किससे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। तो सेंट्रल एटम किसे कहते हैं, जिसके नीचे वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल इधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, NH3 दिख रहा है, PCl5 दिख रहा है। ऑक्सीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, क्लोरीन के नीचे वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू किनकी कम है, कार्बन की कम है, नाइट्रोजन की कम है, फॉस्फोरस की कम है। तो मैं इन तीनों को कहूँगा सेंट्रल एटम। जिसके नीचे वैल्यू ज़्यादा उसको मैं साइड एटम कहूँगा। वही एग्जांपल लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, PCl5, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो मैंने इसको कह दिया साइड एटम। क्या बोला मैंने, जिसके नीचे वैल्यू कम सेंट्रल एटम, जिसके नीचे वैल्यू ज़्यादा साइड एटम। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके सवाल कैसे करते हैं, देखो सवाल कैसे करना है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल दिया जाएगा NH3 का। अब मैंने क्या कहा था, आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो N ग्रुप में कहाँ आता है, तो ग्रुप नंबर ये 5th ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, NH3। इसमें पहले सेंट्रल एटम ढूंढो, साइड एटम ढूंढो। सेंट्रल एटम कौन है और साइड एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, साइड एटम जिसका वैल्यू ज़्यादा वो है साइड एटम, तो हाइड्रोजन है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एटम, ये हो गया साइड एटम। इसको मैं क्या करूँगा, सेंट्रल एटम का जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर मैं लिखूँगा इधर, प्लस करूँगा साइड एटम के साथ और उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल आई। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या था 5, यहाँ से मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा था ये याद होना चाहिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आ रहा है, 5 में। उस तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये भी 5th ग्रुप में आ रहा है। तो मैंने यहाँ से देख लिया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, 5th में। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है, ये 5th ग्रुप। तो मैंने इधर 5th लिखा, इसको मैंने 3 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 4 बॉन्ड मिले। 4 बॉन्ड का क्या मतलब है, sp p p, तो sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3।
3। PCl5 पे आते हो। अब देखो P का ग्रुप नंबर क्या होने वाला है, यहाँ से देख लो, P का ग्रुप नंबर है 5, तो मैंने इधर 5 लिखा। सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर लिखना होता है, साइड एटम का जो नंबर नीचे लिखा हुआ होगा उसको एज इट इज़ लिख के ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो ऐसे करके sp3d। P का क्या है 5, हाइड्रोजन का क्या है 3, उसको मैंने डिवाइड किया 2 से, ये निकल आया 4। 4 क्या है spp, sp3, इसका 5 था तो sppd, sp3d, 5 बॉन्ड बना रहा है ना। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। कभी देखा है हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम होते हुए? हाइड्रोजन हमेशा उसका साइड एटम ही रहता है। जैसे H2O, H2O में क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू तो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब साइड एटम होंगे, ठीक है, तो इन दोनों के लिए नीचे ना कोई नंबर नहीं लिखना, ज़ीरो लिखना होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का सेंट्रल, कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम पहचानो कार्बन, और साइड एटम आपका ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी ज़्यादा वैल्यू है। अब देखो सेंट्रल एटम तो आपका कार्बन है, कार्बन का ग्रुप नंबर क्या था इधर देख लो, 4 है आपका कार्बन का ग्रुप नंबर, तो मैंने पहले लिखा 4। मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो हमेशा ज़ीरो लेना है। तो क्या मैं ऑक्सीजन को 0 लूँगा या 2 लूँगा, तो 0 लूँगा, तो 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका 2। 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड क्या बनता है S और P। अब देखो हाइड्रोजन है, मैंने क्या कहा था ऑक्सीजन, ओके, इधर आपका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आपका साइड एटम है, क्योंकि जिसके नीचे वैल्यू ज़्यादा वो होती है साइड एटम। तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है 6। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप नंबर 6 में आ रहा है, तो ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप नंबर 6 में आ रहे हैं, तो मैंने इधर चुपचाप ऑक्सीजन को 6 लिख दिया। साइड एटम क्या है 2 है, तो 2 लिखा, डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरा को बॉन्ड कितना मिला 4 मिला। तो 4 मतलब क्या होता है sp3। SO2 की बात करते हैं, 6 है, सल्फर आपका अगेन 6 है, अभी अभी दिखाया मैंने। ऑक्सीजन अब इस बार साइड एटम है। मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर साइड एटम हो तो हमें 0 लेना है, तो 0 लिया, डिवाइड किया 2 से, ये 3 निकला, तो 3 का क्या होगा spp, sp2। तो तभी तो 3 बनेगा ना। देखो S है, 2 P है, तो काउंट करो कितना कितना निकल रहा है S, 1 P 1 P, तो 3 निकला, तो तभी तो 3 बना। 2014 का क्वेश्चन आया है, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन किन से मैच कर रहा है, तो किससे मैच करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अभी अभी हमने इधर सॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैंने सॉल्व किया, तो इसका मुझे 2 बॉन्ड निकला, 2 बॉन्ड मतलब sp निकला। अब मुझे ढूंढना है कि sp किसका होता है, किसका होता है sp बॉन्ड। sp उसका होता है ना जिसका या तो जिसका ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका sp होता है, या तो कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड और आगे डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड लगा होगा उसका sp होता है। तो मुझे sp ढूंढना है, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पहले सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। अब मुझे इथाइन में sp कौन है ये ढूंढना है। मुझे एक चीज़ पता है, इथाइन का मतलब क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो मैंने अभी अभी जब स्टार्ट किया वो बताया ना। इथेन होता है आपका सिंगल बॉन्ड, इथिन होता है आपका डबल बॉन्ड, इथाइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड sp, तो इसका मतलब आंसर इथाइन होगा, क्योंकि यही sp इसके साथ मैच कर रहा है। ये तो मैंने सॉल्व भी कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड sp निकल रहा है। नीट का एक और PYQ था, जैसे ये एक 2014 में PYQ आया था, वैसे नीट का 2018 में PYQ आया था। कौन से फॉलोइंग मॉलिक्यूल आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp, लेफ्ट से राइट, और आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया। अब मुझे इसमें से ढूंढना है कि कौन सा लेफ्ट से राइट तक मुझे sp2 sp2 sp sp शो कर रहा है। अब देखो लेफ्ट से राइट मुझे जाना है, लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखो, लेफ्ट से राइट अगर मैं जाऊँ, सी से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो मैं sp2 बोल दूँ, सी से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है sp2 बोल दूँ, सी से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है sp बोल दूँ, सी से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है sp बोल दूँ, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहो बाकी भी सॉल्व करने का तो बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। ये प्रैक्टिस खुद से कर लेना कि ए वाला देखो, सी से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो sp हो गया, ये सी से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो sp हो गया, ये सी से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है sp, तो ये पूरा sp शो कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। तो बाकी DB भी आप खुद से सॉल्व करके चेक कर सकते हो।
क्योंकि मैंने सिखा दिया कैसे आपको निकालना आना चाहिए। अब आते हैं स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 C6, नीट 2009 का क्वेश्चन है। ये C2 है, तो C2 देखो इसने बोला है हमें C2 चाहिए, C3 चाहिए, C5 से C6 चाहिए। C2 ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो sp बोल दूँ। ये C3 सब जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3 बोल दूँ। ये C4 आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये C4 आपका sp2 बोल दूँ। ये C5 आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 बोल दूँ। ये C6 आपका सारे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3 बोल दिया। तो हमें निकालना जो था वो हमने निकाल दिया इधर। तो sp sp3 sp2 sp3 होगा आंसर। नीट 2008 का क्वेश्चन है। C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या मैंने sp बोल दिया, sp बोल दिया। ये C भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp बोल दिया, sp बोल दिया। ये C दोनों चारों तरफ देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3 बोल दिया, sp3 बोल दिया। ये C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 बोल दूंगा। ये C भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 बोल दूंगा। ये C सिंगल बॉन्ड से, ये C सिंगल बॉन्ड से, तो दोनों को मैंने sp3 बोल दिया। निकालना किस किस का था, 1 3 एंड 5। तो 1 3 एंड 5 का क्या निकला, 1 होगा आपका sp3 होगा आपका sp3, 5 हो जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड से sp2, तो sp sp3 sp2 ये होगा आंसर। तो 2008 का क्वेश्चन था नीट का। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना आसान है, मतलब फ्री के मार्क्स हैं ये। अब देखो 1995 में क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग कंपाउंड मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिड, मतलब इसने बोला है एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ के दिखाओ। अब मैंने ऑप्शन ए चेक किया, CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2, CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2, CH डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो अरे यहाँ तो सारे सेम sp2 ही निकला। इसने क्या बोला, एक से ज़्यादा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन है गलत। ऑप्शन बी sp sp निकला। अब ऑप्शन सी में तो सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, ये तो sp3 है। ऑप्शन डी देख लो, ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो sp2, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो sp2, ये सिंगल बॉन्ड sp2, तो मेरे को एक से ज़्यादा मिल गया, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस sp कार्बन इन स्ट्रक्चर, इसमें से sp कार्बन कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो, sp कार्बन, ये कार्बन सी के साथ जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड, तो सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब सारे का sp ही निकल रहा है। बाकी खुद से भी चेक कर सकते हो, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन, मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो विच पोजेस sp कार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है करेक्ट आंसर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कैसे पाई बॉन्ड, अब मैंने क्या कहा था, एक सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, 0 पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। पहले काउंट कर लो कि सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कितना आया वो काउंट कर लो, डबल बॉन्ड कितना है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है। मेरे को पूछा इसने है कि भाई पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन निकालो। अब मेरे को एक बात बताओ, पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, तो पाई बॉन्ड अच्छा इसने सिर्फ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोला है, पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, तो मुझे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। उस हिसाब से एक बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने देखा मेरे को पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड किस में देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड है क्या, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मैंने काउंट कर लिया, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड काउंट कर लिया, तो 1 2 3 4। तो इसमें मुझे एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। अलग कर लिया मैंने। अब कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता दो, गिन लो। 2 डॉट, एक डंडी में 2 डॉट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डंडी में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 4 12 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन देखो आपका कितना बना, 16 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4,
हर में दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। हमें पूछा कितना है, हमें पूछा है सिर्फ पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितना है वो बताने को बोल रहा है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितना है वो बताने को बोल रहा है। अब मैंने देखा पाई बॉन्ड भैया कितने हैं, 1 2 3 4, मेरे को तो 4 पाई बॉन्ड दिख गया, 4 पाई बॉन्ड दिख गया। तो 4 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब एक डंडी में कितने मेरे को इलेक्ट्रॉन दिख, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे को इसका आंसर मिला 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंटुइन आइन, पेंटुइन 4 आइन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट में 2 इन लगा दिया तो 5 वाला इन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, सॉरी 5 वाले में। अब आते हैं क्या बोला है, 4 आइन, 4 आइन, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। हमें पूछा है सिग्मा निकालना है, पाई बॉन्ड निकालना है। सिग्मा और पाई बॉन्ड किस में निकलेगा, देखो सिग्मा बॉन्ड आपके सब में होता है, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में। पाई बॉन्ड किस में होता है, पाई बॉन्ड आपका सिर्फ डबल बॉन्ड में होता है और आपका ट्रिपल। पहले मैं सिग्मा बॉन्ड के लिए पहले सारे सिंगल बॉन्ड लिख लेता हूँ। कितने सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 7 और 8। तो टोटल आपके कितने सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, 2 5 6 7 8, तो 3 3 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, तो मुझे टोटल 8 सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो मैंने 8 सिंगल बॉन्ड लिख दिया। अब देखो मुझे डबल बॉन्ड कितना देखने को मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड है इधर, तो मैंने एक डबल बॉन्ड लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड कितना देखने को मिल रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। अब देखो 8 सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में मेरे को एक सिग्मा 0 पाई देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 सिंगल बॉन्ड में 8 सिग्मा देखने को मिलेगा, तो 8 सिग्मा बॉन्ड इधर मिल गया। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा कितने निकले, 8 9 10 सिग्मा, पाई कितना निकला, 3 पाई बॉन्ड। तो आंसर आ गया, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा है इतने बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, तो 10 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा रीमर टीमैन रिएक्शन। रिएक्टेंट देखो, रीमर टीमैन रिएक्शन में हमेशा याद रखना जो अटैकिंग रिएजेंट होता है CCl2 होता है। कौन होता है, CCl2। रिएजेंट आपके 2 हो सकते हैं, एक होगा क्लोरोफॉर्म के साथ डाइल्यूट एक्वस NaOH KOH। ये याद रखना है रिएजेंट और रिएक्टेंट, वरना सवाल नहीं बना पाओगे। तो याद रखो, रिएक्टेंट आपका फिनोल होगा, फिनोल हमेशा एक्टिवेटिंग होता है। अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं पता क्या होता है, मैंने पार्ट 1 वन शॉट में बता रखा है। एक्टिवेटिंग सीख के आओ, डीएक्टिवेटिंग सीख के आओ, इम्प्योर कॉन्सेप्ट प्योर कॉन्सेप्ट सीख कर आओ। स्टार्टिंग के 10 मिनट लगेगा, आपको सीख जाओगे और सारे सवाल बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे। अटैकिंग रिएजेंट होता है CCl2, ये क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखना है रीमर टीमैन में। बाकी आपका क्लोरोफॉर्म है, एक्वस NaOH KOH है। तो इसका एक देखो एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा, इसका एल्डिहाइड निकलता है इलेक्ट्रोफाइल CHO। इस वाले केस में कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि इसका 2 होता है रिएजेंट। पहला रिएजेंट क्या होगा, क्लोरोफॉर्म NaOH डाइल्यूट NaOH KOH। इसका क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्वस NaOH KOH। तो मुझे 2 रिएजेंट देखने को मिलेगा। अगर ये वाला क्लोरोफॉर्म वाला रिएजेंट देखने को मिला तो मैं बोलूँगा एल्डिहाइड है इलेक्ट्रोफाइल। अगर मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएजेंट देखने को मिला, मैं बोलूँगा COOH है आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन देख लो, ये आपका फिनाइल है, इसमें आपको क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH दे रखा है। मैं क्या बोलूँगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एल्डिहाइड CHO। मैं इसमें एक्टिवेटिंग वाला खेल खेल लूँगा। तो एक्टिवेटिंग खेल में क्या करना पड़ता है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को लगाना पड़ता है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को लगाना पड़ता है। वही करूँगा मैं, ऑर्थो और पैरा पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया। तो एक मैंने ऑर्थो पे लगाया, एक मैंने पैरा पर लगाया। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या हुआ, मैंने हमेशा क्या कहा था एक्टिवेटिंग के अंदर कि आपका जो पैरा वाला होता है वो हमेशा आपका क्या निकल के आता है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन इधर ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों निकला, देखो हाइड्रोजन अगर कभी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन
क्लोरोफॉर्म, CF3, C ट्रिपल बॉन्ड C, इनमें से किसी के साथ भी बॉन्डिंग करता हुआ दिख गया तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देना है। तो इसने किसके साथ बॉन्डिंग करता हुआ दिखा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किया तो भाई इसकी जो बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो इसलिए मेजर बन गया। तो मेजर बन गया, ये एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते आपका ऑर्थो वाला जो होता है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। और इस एक्सेप्शन का एक यह नाम क्या है? सैलिसाइल्डिहाइड हाइड, सैलिसाइल्डिहाइड हाइड। अब मैं देखूँगा, ये तो हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म के साथ फिनॉल ने जब रिएक्ट किया तो हमने किस तरीके से खेला। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, रिमर-टिमन रिएक्शन किस तरीके से खेलना है। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? COH। तो सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, ऑर्थो पैरा पे लगाऊंगा, ऑर्थो पैरा पे लगाया, ऑर्थो वाला आपका मेजर बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये इसका फॉर्मूला देख लेना एक बार। और जब ये मेजर बना तो ये बनाता है आपका सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या बना रहा था? सैलिसाइल्डिहाइड। ये क्या बना रहा है? मतलब क्लोरोफॉर्म वाला क्या बना रहा है? सैलिसाइल्डिहाइड। और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला क्या बना रहा है? सैलिसाइलिक एसिड। क्वेश्चन क्या आता है नीट में, फिनॉल जब ट्रीट करा गया क्लोरोफॉर्म के साथ तो प्रोडक्ट क्या बना? क्लोरोफॉर्म NOH। तो हमने क्या देखा? सैलिसाइल्डिहाइड। फिनॉल जब ट्रीट किया गया क्लोरोफॉर्म तो आपका सैलिसाइल्डिहाइड बना। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रीमर-टिमन रिएक्शन। रिएक्शन फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है? तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या कहा था? एल्डिहाइड। तो CH होगा आपका आंसर। क्वेश्चन ही आपको पूरा का पूरा बना के दे दिया कि भाई इसको सॉल्व करके दो कि CHCl3 है, NOH है, इसको CHO अटैकिंग है, तो इसका अटैकिंग रिएजेंट पूछ लिया। मैंने बोला था अटैकिंग रिएजेंट कौन है? CCl2। तो अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये 2018 का PYQ था, ये नीट का PYQ है, ये भी नीट का PYQ है, तो एक कॉन्सेप्ट से देखो कितने सारे PYQ सॉल्व हो रहे हैं। तो ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट पूछ लिया। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? CCl2। CCl2। रोजनमैन रिएक्शन पे आ जाओ। रोजनमैन रिएक्शन में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड Cl है, ठीक है। अब एक बात, मैंने क्या बताया था? इम्प्योर प्योर कॉन्सेप्ट सीख के आना। जब जब आपको C डबल बॉन्ड दिखेगा हम उसमें इम्प्योर प्योर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या है? RC डबल बॉन्ड Cl। रिएजेंट कौन है आपका? लिंडलार्स कैटलिस्ट H2PD बासोफोर, H2PD बासोफोर। अब इसको कैसे करना है? इम्प्योर प्योर कॉन्सेप्ट से करना है। नहीं पता इम्प्योर प्योर कॉन्सेप्ट? मैंने पार्ट 1 में पढ़ा रखा है, वन शॉट में जाके पहले 10 मिनट वो इम्प्योर प्योर कॉन्सेप्ट सीख के आओ, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सीख के आओ, सारे सवाल बिना पेन उठाए सॉल्व होंगे। तो सवाल दे दिया इधर, आर की जगह कोई, आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप में CH3 होता है। तो इधर एक CH3 CH कुछ भी हो सकता है, CH2 CH4 CH3, इधर CH3 लिया गया है, C डबल बॉन्ड Cl है। इसको मैंने रिएक्ट किया H2PD बासोफोर लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ। तो मेरे को अगर किसी ने ये रिएक्ट पूछ लिया कौन सा मैकेनिज्म है, मैं इसको बोल दूंगा रोजनमैन रिडक्शन मैकेनिज्म है। इसको सॉल्व कैसे करना है? कोई रटने की ज़रूरत नहीं है मैकेनिज्म, मैंने इसको सिखा रखा है। पहले क्या करना है? C डबल बॉन्ड है, पहले प्योर इम्प्योर देखना है। क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C डबल बॉन्ड O से ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा? इसकी वजह से ये इम्प्योर हो रहा है तो मैं इसको तोड़ दूंगा, इस वाले बॉन्ड को। क्लोरीन माइनस ले जाएगा, C डबल बॉन्ड में प्लस आ जाएगा। H2 आपका H प्लस H माइनस में टूटेगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस HCl, ये हो गया एल्डिहाइड। रोजनमैन रिएक्शन डैश आर प्रिपेयर्ड। तो हमने अभी अभी क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया। तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो ये नीट का PYQ था कि भाई रोजनमैन रिएक्शन में क्या बनता है? रोजनमैन रिएक्शन करने के बाद हमें एल्डिहाइड मिलता है, तो हमें एल्डिहाइड मिला। अब ये इम्पोर्टेंट है भाई, जैसे मैंने इधर बताया ना, H2 आपका H प्लस H माइनस में टूटता है, तो बहुत आसान था। NaCl आपका Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा प्लस के साथ जोड़ के दे दे, अब वो पता ही नहीं कि भाई उसको तोड़ना कैसे है, तो आप खेलोगे कैसे? तो तोड़ना कैसे है उस कंपाउंड को या उस चीज़ को, वो भी सीखो। तो कौन कैसे टूटता है? तो बेसिकली हमें जो 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 प्लस के सामने जोड़ कर दिया जाता है, मैंने क्या किया, सब एक बार में लिख दिया इधर। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये CH3 MgBr, तो इसको मैं RMgX कहूँगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 माइनस MgBr प्लस में टूटता है।
HOCl आपका OH माइनस Cl प्लस में टूटता है, RONA आपका RO माइनस Na प्लस में टूटेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, H2SO4 अगर H2SO4 आपको एसिड के टर्म्स में दिया जाए तो H पे प्लस लग जाएगा, H पे प्लस लग जाएगा और HSO4 माइनस हो जाएगा। फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड था, एसिड हमेशा H में प्लस लग रहा था, एसिड में हमेशा H में प्लस लग रहा था, लेकिन जब जब बेस हो जाता है तो H में माइनस आ जाता है, OH माइनस NO2 प्लस। HSO4 को एसिड में जब तोड़ा तो H पे प्लस लगा था, HSO4 माइनस था। HSO4 को जब बेस के पर्पज से तोड़ूंगा OH माइनस होगा, HSO3H प्लस हो जाएगा। H2S में क्या देखने को मिलेगा, H प्लस SH माइनस। BS3 में क्या देखने को मिलेगा, BS2 प्लस H माइनस। ये इस तरीके से टूटेगा। तो किस तरीके से हम तोड़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप खेल पाओगे। NaNH2 Na प्लस NH2 माइनस, CH3Li Li प्लस CH3 माइनस, N2Cl होता है डाइजोनियम सॉल्ट, फिनॉल में प्लस N2 प्लस Cl माइनस। तो HCl अगर प्रेजेंट है आपके Hg2 प्लस पे, तो इसके प्रेजेंस में HCl को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, H माइनस Cl प्लस में तोड़ेंगे। अब समझो लोन पेयर कैसे निकालें। लोन पेयर निकालने का क्या ट्रिक होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या कहा था, sp आपका 2 बॉन्ड पेयर बनाते हैं, sp2 आपका 3 बॉन्ड पेयर बनाते हैं, sp3 आपका 4 बॉन्ड पेयर बनाता है। मैंने ये ग्रुप बताया था याद रखने के लिए कि लिथियम सोडियम हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, ठीक है। ये सब ग्रुप आपको याद रखना चाहिए, ग्रुप 1 से ग्रुप 8 जो मैंने बताया था, ये अगर याद रहा तो बाकी आप लोन पेयर भी निकाल सकते हो। लोन पेयर कैसे निकालेगा मैंने आपको 90% बता दिया है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो लोन पेयर आप ऐसे ही निकाल लोगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला गया था, पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, मैंने इसका सेंट्रल एटम ढूंढा, इसका साइड एटम ढूंढा, सेंट्रल एटम मुझे 4 मिला, साइड एटम मुझे ऑक्सीजन दिखा। मैंने क्या कहा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा, साइड एटम हमेशा 0 लेना है। तो मैंने साइड एटम क्या लिया, 0 लिया। मैंने कार्बन का 4 क्यों लिया, इधर देखो 4 पे आपका कार्बन सिलिकॉन आ रहा है तो इसलिए मैंने इधर 4 लिया। तो ये क्या निकला, 2 निकला, तो ये Sp हो गया। तो Sp, तो ये जो 2 निकला, ये जो वैल्यू निकली, मैंने इसको कह दिया गोलू नंबर। तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है गोलू नंबर माइनस साइड एटम, गोलू नंबर माइनस साइड एटम। तो ये जो गोलू नंबर निकला, मैं अब इसके लोन पेयर निकाल लूँगा। तो लोन पेयर कैसे निकालूंगा, गोलू नंबर लिखा, इसका जो साइड एटम है 2 लिखा मैंने 0। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 0 लोन पेयर देखने को मिलता है। वैसे ही CCl2 निकाल लो, कार्बन का क्या है, कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, Cl2 आपका साइड एटम है, C हो गया आपका 4, Cl2 आपका 2 हो गया, डिवाइड कर दिया 2, 6/2 3 निकला, 3 हो गया गोलू नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल गया, गोलू नंबर भी पता चल गया, इससे मैंने लोन पेयर निकाला 3 - 2 = 1। एक और प्रैक्टिस कर लो। H2O में मैंने कैसे निकाला इसका, पहले मैंने देखा इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, क्योंकि साइड एटम वो होता है जिसके नीचे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन के नीचे ज़्यादा वैल्यू तो वो साइड एटम है, सेंट्रल एटम साइड एटम को ऐड करके डिवाइड कर दिया तो 4 निकला, गोलू नंबर मेरे को मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन भी मिल गया। तो लोन पेयर कैसे निकालूंगा, गोलू नंबर जो 4 निकला साइड एटम के साथ माइनस करूँ, साइड एटम 2 है, माइनस कर दिया तो 2। हाइड्रोजन के साथ हमें 2 लोन पेयर देखने को मिलता है, CCl2 के साथ हमें 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर निकाल लोगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन में आपको प्लस प्लस माइनस ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, कुछ नहीं डरने की बात है, आराम से निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 5 में आता है, 5 लिख दिया। ऑक्सीजन साइड एटम है, मैंने क्या कहा था, जब भी ऑक्सीजन आपका या नाइट्रोजन आपका साइड एटम होगा तो 0 लिखना है, प्लस है ना तो बस -1 कर देना, आपका गोलू नंबर निकल आएगा। लोन पेयर निकालने के लिए सेम गोलू नंबर माइनस साइड एटम कर देना। इधर भी प्लस है, नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम लिखो, साइड एटम के साथ ऐड करो, प्लस है तो -1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो, गोलू नंबर निकल आया। लोन पेयर निकाल लोगे, गोलू नंबर माइनस साइड एटम। NO3 माइनस है, इधर भी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। और इसको किस तरीके से निकालना है ये मैंने बता दिया, लोन पेयर। अब क्वेश्चन क्या आया था नीट में, 2016 के नीट में क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन का NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस में क्या हाइब्रिडाइजेशन था। देखो NO2 प्लस में क्या हाइब्रिडाइजेशन निकला, Sp। NH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, Sp3। NO3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, Sp2। तो मैं लिख दूंगा Sp, Sp2, Sp3।
खुद भी सॉल्व कर लेना, इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है, खुद भी एक बार सॉल्व कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन XeF4 क्या हो सकता है? XeF4, Xe क्या है? हैलोजन ग्रुप है ना, हैलोजन ग्रुप है ना, और ये क्या है? 4 है। हैलोजन ग्रुप आपका ग्रुप नंबर 8 होता है ना। क्या होता है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और आरएन, ये होता है ना। तो हैलोजन ग्रुप में आता है Xe, तो मैंने 8 लिखा। साइड एटम 4 है तो 4 लिखा, डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या निकला मेरे को? 12/2 हो गया 6। तो 6 निकला। सर इसको कैसे लिखना है? इस तरीके से लिखना है। 6 है ना, तो पहले आएगा S, फिर आएगा P, 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 तो ये हो गया sp3। फिर देखो D, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर एक और D लगा दिया, sp3d2, sp3d2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथीन, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इथीन के अंदर? अरे जितने सिंगल बॉन्ड है सब में एक एक, देखो सब में सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, 1 2 3 4 5 सिग्मा आ गए, एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड आ गया। ये 2013 का क्वेश्चन था, ये 2016 का क्वेश्चन था, ये भी 2016 का क्वेश्चन था, नीट के PYQs हैं। नीट 2010 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम इज नॉट sp3, इसमें से sp3 कौन नहीं है? पहले चेक कर लो। कार्बन का होता है 4, हाइड्रोजन का साइड एटम है 4, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 4 निकला, तो ये sp3 है। इसने क्या पूछा? नॉट sp3। ऑप्शन नंबर बी देख लो। ऑक्सीजन सल्फर क्या होता है? 6 होता है ना, ये ऑक्सीजन सल्फर 6 वाले ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 6 में, तो 6 लिखा। फ्लोरीन के नीचे जो साइड एटम है वो मैंने 4 लिखा, डिवाइड कर दिया 2 से, तो 5 निकला, sp3d। तो ये हो गया तुम्हारा sp4 आंसर। जेई मेंस का क्वेश्चन है, लोन पेयर बताओ I3 माइनस को कैसे करना है? तोड़ देना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, एक ही सिंगल कंपाउंड तोड़ देना है, I2 माइनस में तोड़ देना है। अब तोड़ दिया, ये क्या है? आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, 7 नंबर ग्रुप में आता है, ठीक है, 7 नंबर ग्रुप मैंने इधर लिख दिया। साइड एटम कितना है? 2 है, -1 है तो मैं +1 करके जोड़ दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, 5 है, sp3d। लोन पेयर कैसे निकालूँ? गोलू माइनस साइड एटम, तो 5 लिखा, इसका साइड एटम है 2, माइनस कर दिया, 3 निकला, तो जेई मेंस का PYQ भी हो गया सॉल्व। आयोडीन हमेशा आपका 7 ग्रुप में आता है। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन? तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन देख लो, ये आपका दे रखा है, प्लस लिखा हुआ है, इसलिए उसको कार्बन अनायन बोला गया है। तो ये C+ है, 2H है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये होगा आपका sp2। देखो ना, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और sp, तो ये भी तो 3 बॉन्ड हुआ ना, तो sp2। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? देखो, न्यूक्लियोफाइल आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोफाइल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज खोपड़ी में होता है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल में। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, लुईस बेस हम उसको बोल देंगे और लिगांड बोल देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा लुईस बेस और लिगांड को बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज खोपड़ी में होता है, लोन पेयर नहीं होता। एक एक्सेप्शन है इसका, जो आगे मैं बताने वाला हूँ, कि एक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये लुईस एसिड होता है। ये CH2 क्या होता है? एम्फीफाइल होता है। एम्फी मतलब बोथ डुअल बिहेव करने वाला, ये न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करेगा, CH2। क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। मैंने क्या बोला था? लुईस एसिड में क्या देखने को मिलेगा? आपको लोन पेयर नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा? पहले लोन पेयर देखूंगा किसमें लोन पेयर नहीं है। तो मैंने CH4 पकड़ा, 4+ कार्बन होता है 4, इसका साइड आइटम है 4, sp3, लोन पेयर ढूंढा 4 - 0। मैंने क्या कहा था? जिसमें लोन पेयर नहीं होगा वो होगा लुईस एसिड, जिसमें लोन पेयर होगा वो लुईस बेस और लिगैंड बोला जाएगा। तो लोन पेयर नहीं है तो CH4 हो गया आपका। बाकी H3O+। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल में मैंने क्या कहा था? खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो H3O+ को क्या मैं लुईस एसिड बोल सकता हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। देखो, 6 लिखा, मैंने इसका लोन पेयर निकाला, तो जब मैंने लोन पेयर निकाला तो मुझे इसका एक लोन पेयर दिख गया, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इसलिए हमने H3O+ को सिर्फ E+ क्यों नहीं बोला? क्यों ये E+ में काउंट नहीं होता जबकि इसके सर पे प्लस चार्ज है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर होगा हम उसको न्यूक्लियोफाइल ही बोलेंगे। तो H3O+ हमेशा न्यूक्लियोफाइल में काउंट होगा और लुईस बेस पे काउंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेम हो जाए तो आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर अगर सेम हुआ तो उसको आइसोस्ट्रक्चरल बोलेंगे। क्वेश्चन 2016 का देख लो, इसमें से आइसोस्ट्रक्चरल बोला है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा?
हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा और लोन पेयर निकालूंगा, CO3 माइनस NO3 माइनस। देखो CO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp2, NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp2। लोन पेयर जीरो है, इसका भी लोन पेयर जीरो है, तो लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो मैंने इसको आइसोस्ट्रक्चरल बोला। तो ये 2016 का क्वेश्चन था जिसका आंसर ए भी था, डी भी था, तो डी वाला भी खुद से सॉल्व कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस कौन नहीं है, H3O प्लस अभी अभी हमने सॉल्व करके देखा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये भी नीट 2010 का क्वेश्चन था। कार्बल अमाइन रिएक्शन देखो, कार्बल अमाइन रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होगा, अमाइन बोल रहा तो प्राइमरी अमाइन आपका रिएक्टेंट होगा RNH2। प्राइमरी अमाइन में आपका ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर भी दिख सकता है, इसको हम एनिलीन कहते हैं। जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दे उसका एनिलीन कहेंगे, तो अराइल अमाइन कहेंगे। ये दोनों हो सकता है रिएक्टेंट। कौन, RNH2 होगा रिएक्टेंट। अमाइन प्राइमरी का क्या मतलब होता है, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैंने NH की जगह 2 R लगा दिया तो मैं उसको सेकेंडरी अमाइन कहूँगा। N की जगह अगर 3 R लगा हुआ है, कोई H नहीं लगा हुआ, तो उसको टर्सरी अमाइन कहूँगा, लेकिन इधर सिर्फ एक R लगा हुआ है तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। अब रिएजेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, अल्कोहल NaOH और KOH है। उधर भी क्लोरोफॉर्म था, लेकिन उधर कन्फ्यूज़न मत होना, इधर आपका रिएक्टेंट प्राइमरी अमाइन है। क्वेश्चन किस तरीके से देखो, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी आपको प्राइमरी अमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल NaOH दिखेगा तो कॉन्सेप्ट ये कहता है NH2 को हटा दो, C ट्रिपल बॉन्ड N जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं उसको लगा दो। क्वेश्चन देखो नीट में किस तरीके से आता है, CH3 CH2 NH2 है, मैंने देखा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये CHCl3, अरे ये तो मेरा प्राइमरी अमाइन वाला है, क्योंकि इधर R देखने को मिल रहा है, एक R देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक NH2 को हटा दूंगा, NH2 को हटा के N ट्रिपल बॉन्ड C लगा दिया। सेम इधर भी मेरे को, इधर तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, अराइल अमाइन देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, NH2 को हटा दूंगा, N ट्रिपल बॉन्ड C लगा दूंगा। इधर देखो CH3, अब मैंने क्या कहा था, एक ही प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, तो सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट नहीं, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। वैसे CH3 इधर भी लग जाएगा तो वो टर्सरी अमाइन हो जाएगा, तो टर्सरी अमाइन भी कभी रिएक्शन नहीं देगा। जेई मेंस का क्या क्वेश्चन आया था, आपको बेंजीन दे दिया गया था, ठीक है, NH2 लगा दिया, इधर आपका CH3 है और इसको CHCl3 के साथ आपको लिख दिया गया, तो जेई मेंस का PYQ था, कुछ नहीं करना था, NH2 को हटा के N ट्रिपल बॉन्ड C लगा देना, आपका आंसर निकला था। जनरल फॉर्मूला कैसे निकालें, किस तरीके से जनरल फॉर्मूला निकाला जाता है, एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखो किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर एल्केन में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो कितने कार्बन देखने को मिल रहा है एल्केन के अंदर, मुझे 2 कार्बन देखने को मिला, मैंने 2 लिख दिया। हाइड्रोजन मुझे कितना देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है, मैंने 6 लिख दिया। इसका मैं जनरल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, अगर मैंने N = 2 रखा तो फिर मैं इधर H2N+2 लिख सकता हूँ, तो CnH2n+2, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। एल्केन का क्या है, कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड लगा के कार्बन रख दिया और मैंने देखा कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने इसका क्या लिखा C2H4। N की जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो C2H10, एल्किन का फॉर्मूला बन गया। एल्कोहल का कैसे निकालना है, ROH होता है फॉर्मूला, R की जगह मैंने एक अल्काइल ग्रुप रखा, CH3OH, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, तो क्या मैं इसका जनरल फॉर्मूला, अगर N = 1 है, N = 1 है तो CnH2n+2O लिख सकता हूँ, तो अल्कोहल का हमने इस तरीके से जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, तो इसको रटना नहीं है, इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। एल्डिहाइड का देख लो, RC⋯OH, CH3C⋯OH, C2H4O, CaN2H2NO, तो R की जगह मैंने CH3 लिखा, कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन कितना है, 1 और 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, CnH2nO, अगर मैं 2 रखता हूँ N को तो H2n 2 × 2 H4 होता है, तो CnH2nO। एसिड का जनरल फॉर्मूला RC⋯OH, R की जगह मैंने CH3 लिखा है, अल्काइल ग्रुप, C का डबल बॉन्ड है, OH है, कार्बन कितना है हमारे पास, 1 और 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, CnH2nO2। व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला एल्केनॉल, एल्केनॉल का मतलब ही होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल का हमने अभी भी निकाला CnH2n+2O। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन किस पे हम, अल्फा हाइड्रोजन देखो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है ना उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कभी कभी कंपाउंड दे दिया जाएगा और उस पर पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी बता दो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढते हैं और किस किस में मिलता है अल्फा हाइड्रोजन।
जब भी आपको सी के ऊपर प्लस दिखेगा, सी के ऊपर कोई डॉट दिखेगा या सी के साथ डबल बॉन्ड सी अटैच होता हुआ दिखेगा तो उस पर आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है। लेकिन सी के ऊपर कभी आपको माइनस चार्ज दिखे उस पर कभी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं निकालना, कभी निकल नहीं सकता। अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसका बहुत ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन में अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना सीखो। मैंने CH2 देखा, CH3 देखा, मैंने क्या देखा, सी के ऊपर प्लस चार्ज देखा, तो मैंने बोला इसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। तो मैंने CH2 को पकड़ा, उसके पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोला, उसके पास वाले अल्फ़ा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है मैंने उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोला। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो मैंने क्या बोला, इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 3। मैंने इसमें देखा CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो मैंने क्या किया, प्लस वाले चार्ज को गोला पकड़ा, उसके पास वाले अल्फ़ा कार्बन के पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उस पर कितना हाइड्रोजन है वो देखा, 2 है। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन इसका 3 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसका 2 है। मैंने क्या कहा था, जिसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो ये वाला हो गया स्टेबल। इस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी की क्वेश्चन आ जाती है। अब हम एक एक करके सारे प्रैक्टिस कर डालते हैं कि कोई क्वेश्चन हम छोड़े भी ना, कि इसी से ही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। मैंने सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा, मैंने गोला पकड़ लिया, मैंने देखा इस तरफ भी मेरे को अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 देखने को मिल रहा है, इस तरफ भी 3, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 6। इसमें आप अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, सी डबल बॉन्ड और सी देखा, मैंने बोला अरे इसमें स्टेबिलिटी निकालना तो बहुत आसान है। मैंने एक सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, यहाँ से मेरे को अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 मिला, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, यहाँ 6 मिल गया। यहाँ पर भी मेरे को सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 मिला। यहाँ पे CH2 सी के ऊपर डॉट लिखा हुआ है, CH2 को पकड़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 मिला। सी के ऊपर डॉट लगा गया है, उसको पकड़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 मिला। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना कितना। अब इसने पूछा मोस्ट स्टेबल कार्बन, नीट 2019 का क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व करूँगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इधर देखो CH प्लस CH3। अब इसको खोल देना है, CH3 को 3 बार इसने मल्टीप्लाई किया तो इधर CH3 है। तो मैंने पहले इसको पकड़ा, मैंने देखा इस तरफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है, इस तरफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है। मैंने इसको पकड़ा, इस तरफ मेरे को अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना देखने को मिल रहा है, 3, इस तरफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 2, टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन 5। स्टेबिलिटी में ये हो गया सबसे ज़्यादा। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, सी के ऊपर डॉट है, मैंने पकड़ा, लेफ्ट तीनों तरफ मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन देख रहे हैं, इसके साथ जो अटैच हैं, ये वाला अटैच है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, ये वाला अटैच अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, ये वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन, तीनों मिला तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में इसने अरेंज करने को बोला है, तो CH3 C प्लस CH3 CH3। मैं क्या करूँगा, पहले C प्लस को पकड़ूंगा, ऐसे गोला घुमा दिया। इस तरफ अगर मैं देखता हूँ तो इस तरफ देखने में मेरे को अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना देखने को मिल रहा है, 3। इस तरफ मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना देखने को मिल रहा है, इस तरफ मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन, अगर मैं इसको लिखूँ सही से, ठीक है, तो CH क्या बोल रही है, CH3, ठीक है, और CH3, तो ये हो गया C प्लस। तो इधर भी मेरे को 3 3 और इधर भी 3, तो ऑन एन एवरेज मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो 8 देखने को मिल रहा है। अब इसको मैंने पकड़ा, C प्लस को मैंने ऐसे गोला घुमा दिया, इधर मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना देखने को मिल रहा है, तो C प्लस है इधर, इस तरफ CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, ठीक है, वही है ना। C प्लस को पकड़ा तो मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो कितने अटैच हैं, एक 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, तो इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 9, तो वही 9 लिख दिया भाई। इधर भी मैंने CH प्लस देखा, इसको मैंने ऐसे गोला घुमा दिया, इधर मेरे को 2 बार CH3 देखने को मिल रहा है, तो ये होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन 6। इधर मैंने पकड़ा, इधर मेरे को एक ही देखने को 3 देखने को मिल रहा है अल्फ़ा हाइड्रोजन, इधर पकड़ा मैंने, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, 0। तो इस हिसाब से मुझे क्या देखने को मिला, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लगाओ, तो छोटे से बड़ा लगाते चलो, पहले 0 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर आपका 0 आएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 आएगा, फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 आएगा, फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन 8 आएगा, फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 आएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 अगर आपको चाहिए, ठीक है, पार्ट 3 अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना पार्ट 3 में मैं सारा रिएक्शन मैकेनिज़्म और भी बहुत सारे ट्रिक्स के साथ बनाऊंगा, और भी बहुत सारे मैकेनिज़म्स के लिए मेरे पास ट्रिक्स हैं। वुड्स रिएक्शन हो गया आपका, मतलब कितने सारे आपके रिएक्शन मैकेनिज़्म होते हैं,
मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, मेरे पास सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल और पूरी की पूरी IUPSC को मैं 30 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। IUPSC को एक पेज कर लोगे, जेई मेंस जेई एडवांस का IUPSC आराम से कर लोगे आप। वैसे मुझे कॉन्सेप्ट्स पता है, वैसे मेरे को ट्रिक्स पता है, काफ़ी सारे ट्रिक्स तो मैंने खुद अपनी तरफ से इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं है ये लेक्चर कोई देखता है या नहीं देखता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इस लेक्चर को बनाया, क्योंकि मेरे को बहुत एफर्ट लगता है ना लेक्चर बनाने में। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो मैं लेक्चर क्यों बनाऊँ? कोई देखने से पहले ही अगर जज कर बैठेगा कि भाई ये लेक्चर में क्या है, तो बेकार है, कोई देखेगा ही नहीं। फिर मैं पता चल रहा है मैं 10-10 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, तो 10-10 घंटे का वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फिर मैं क्यों बनाऊँगा? लॉजिक भी तो एक चीज़ होती है ना। तो कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई मेरे को फीडबैक नहीं देगा कि भाई मैंने क्या प्लान किया है इस चैनल के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सोचा है फिज़िक्स का